अच्छा भाई, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। एक नॉर्मली सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडर में और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है? देखो, सोल ट्रेडर के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, जब हम क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स इट। ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट के बाद बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनता है करंट अकाउंट, और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है। सोल ट्रेडर का है, दूसरा जो है वो पार्टनरशिप का है। कंपनी में क्या हुआ अब चेंज? कंपनी में जो है कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनती है उससे पहले। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के बाद क्या बनता है? इनकम स्टेटमेंट के बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोची, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। पर फर्क क्या होता है, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और एक सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट या पार्टनरशिप की सेम ही होती है, कोई खास फर्क नहीं होता। बस कुछ चीज़ों का थोड़ा सा फर्क है। सर फर्क इस तरह से है, कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, थोड़ी कंसाइज्ड होती है। उसमें जो है ना, जैसे कि आप स्टार्ट करते हो, सेल्स लिखते हो, सेल्स के बाद लेस कॉस्ट, सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स ऐसे शो नहीं करना होता डायरेक्टली। जो सेल्स आप लिखते हो ना, ये सेल्स बेसिकली क्या होती है, नेट सेल्स ही होती है। ठीक है ना, एक वैल्यू आएगी। उसके बाद आप लेस लिखते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कोई हेडिंग नहीं होती, ये एक वैल्यू होती है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आप लिखोगे W1। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये कॉपी कर लो। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो पूरी जितनी डिटेल लिखते हैं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे? नहीं, ये वर्किंग वन में लिखेंगे ये सब। वर्किंग वन कहीं साइड पे वर्किंग करेंगे अलग से। ठीक है, जो कंपनी की जो वो फ्रंट पे जो है ना, ये कचरा नहीं करेंगे हम। तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लेस करेंगे एक्सपेंसेस, भी कोई 10 किस्म के नहीं होंगे, दो ही होंगे। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, ये जो आएगा ना, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आएगा ना, उसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से फिर माइनस करेंगे हम, लेस करेंगे इंटरेस्ट, और फिर लेस करेंगे टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को अलग से माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट जो भी लोन वगैरह लिया हमने कोई, उसका इंटरेस्ट। तो अब ये आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, या फिर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी कहा जाता है इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ऑलरेडी इंटरेस्ट भी हो गया। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, या फिर खाली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज वर्ड जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। तो ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट छोटा सा मैंने आपको बताया, बुक में भी दिया हुआ है मैंने, आई थिंक बुक में भी ये लाजमी दिया हुआ होगा, बस भी दिया। एक सेकंड, नीचे होगा, होना तो चाहिए वैसे लाजमी। ये रहा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। देखो, सेल्स आएंगी। अच्छा, सेल्स के बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने डिटेल बता दी है आपको। वैसे नॉर्मली कंपनीज में ये डिटेल आपको शो करने की जरूरत नहीं, वर्किंग में शो करते हैं। फिर लेस करते हैं एडमिन एक्सपेंसेस और लेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, लेस इंटरेस्ट और लेस टैक्स। असल में एएस के अंदर इतने भी क्वेश्चन आज तक आए ना, उसमें किसी में भी टैक्स था है नहीं, तो इस वजह से जो है टैक्स ना भी लिखो तो मसला नहीं है, क्वेश्चन में होगा तो लिखना होगा आपको। ठीक है। और जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा हो कि जो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कल मैंने आपको बताया था, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, वो प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीमेबल हो। रिडीमेबल से क्या मुराद है, एक बंदे ने मेरे शेयर्स खरीदे कंपनी के और बोला कुछ अरसे के बाद मैं क्या करूंगा, अपने पैसे वापस ले लूंगा। तो वो क्या होता है, क्या कहते हैं, आप एक तरह से हम उसको लोन ट्रीट करते हैं।
तो उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भी हम इंटरेस्ट के तौर पे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। चाहे तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसके साथ ही नीचे एक और भी लाइन लिख सकते हैं कि लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये भी एक तरह से इंटरेस्ट ही है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, या फिर अलग से ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, ये फॉर्मेट है। एनीवेज अभी हम जो क्वेश्चन, आज जो मेरा टारगेट है, आज जो मेरा प्लानिंग है वो ये इनकम स्टेटमेंट अभी नहीं सॉल्व करवानी, आज हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट तो नॉर्मली आप बना ही लोगे, आप लोग इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को नॉर्मली बनाने आती भी है अक्सर लोगों को, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक फॉर्मेट है आपके सामने, इस फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेल में। कंपनी के अकाउंट्स के अंदर जो है ना, आप इनकम स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ बनाते हो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनाई जाएगी, देखो इसमें जो है ना सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा इक्विटी, कंपनी की इक्विटी का क्या क्या पार्ट होता है। एक कंपनी होती है, कंपनी की इक्विटी में क्या क्या आता है। कंपनी की इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर आते हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आते हैं, इसके अलावा शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं कंपनी की इक्विटी में आती हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अच्छा, और शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रेवेन्यू रिजर्व। ये दोनों चीज़ें रेवेन्यू रिजर्व हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम जो है ना क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। चेंजेस इन इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी के अंदर क्या चेंजेस आया उसको रिकॉर्ड करो। तो पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। इक्विटी के अंदर 6 चीज़ें होती हैं कंपनी की, ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 2 चीज़ें तो ये हो गई, और इसके अलावा रिजर्व्स। रिजर्व्स कौन से हैं, 4 रिजर्व हैं, 2 कैपिटल रिजर्व और 2 रेवेन्यू रिजर्व। सीक्वेंस में नॉर्मली हम पहले कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, फिर रेवेन्यू रिजर्व लिखते हैं। शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और रिटेन, सबका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर से क्या होता है, हमारा रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर को रिटेन अर्निंग में प्लस कर दिया हमने, और टोटल में भी प्लस कर दिया। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ अमाउंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों, बुरे वक्तों के लिए, कभी कंपनी को लॉस हो जाए तो उस वक्त ये पैसे काम आएंगे। जनरल रिजर्व में हम सिर्फ ये रिटेन अर्निंग से माइनस किया और जनरल रिजर्व में प्लस कर दिया, टोटल में कुछ भी नहीं आएगा इसका। इसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिविडेंड, जो डिविडेंड पे करते हैं हम ऑर्डिनरी शेयर्स को। ऑर्डिनरी शेयर्स को जब हम डिविडेंड पे करते हैं तो वो क्या होता है कि ना, रूल ये होता है कि डिविडेंड क्या चीज़ है, जब शेयर होल्डर्स, आपके पास कोई भी बंदा आपके कंपनी के शेयर्स खरीदता है, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट की है आपके बिजनेस में, अब उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसको क्या रिटर्न चाहिए, उसको चाहिए रिटर्न में कुछ पैसे, जाहिर सी बात है। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड का प्रॉब्लम ये है, डिविडेंड कब पे होता है, साल ख़त्म होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसके बाद पे होगा। अब साल ख़त्म हुआ है 31 दिसंबर को, डिविडेंड पे कब होगा, 1-2 महीने के बाद, क्या पता फरवरी में पे हो। तो अब ये ट्रांजैक्शन तो साल के बाद हुई, क्या करें इसका रिकॉर्ड कैसे करें, ये तो एक तरह से गलत हो जाएगा, ये तो साल खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसीलिए डिविडेंड की पेमेंट क्या हो जाती है, अगले साल में चली जाती है। तो इसीलिए जब भी डिविडेंड का होता है ना हमारे पास, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है। डिविडेंड हम लिखते हैं वो लास्ट ईयर का लिखते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शन इस साल में आएगी, इस साल की डिविडेंड होगा वो अगले साल जाएगा, लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड आएगा। और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड भी आ सकता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो साल के दौरान पे किया गया हो। नॉर्मली जो है कंपनीज, मोस्टली कंपनीज तो इंटरिम डिविडेंड पे नहीं करती, मोस्टली कंपनीज साल में एक ही मरतबा डिविडेंड देती हैं फाइनल। लेकिन जो अच्छी बड़ी कंपनी होती हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हमें साल में एक मरतबा 10 रुपये का अगर डिविडेंड देना है, तो हम अगर 2-2 रुपये का साल में 5 दफ़ा दे दें तो क्या बुराई है इसमें, शेयर होल्डर खुश रहेंगे, हर थोड़े दिनों में पैसे मिल रहे हैं। तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, बोलते हैं यार पहले प्रॉफिट आ तो जाए, कितना आएगा वैसे ही दे दें। जिनको कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमें पता है हमारा प्रॉफिट हर साल आता है और इस साल भी दिख रहा है कि प्रॉफिट आएगा ही, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देते रहते हैं। अगर उनको साल में 10 रुपये का देना है ना, तो ड्यूरिंग द ईयर वो 6 रुपये का या 7 रुपये का दे देंगे, ताकि एंड में हम इनके ऊपर भी बर्डन ना रहे, एक साथ पैसे निकालना इतने सारे मुश्किल हो जाता है, और शेयर होल्डर्स भी खुश रहें कि आप मिल रहा है। तो ये दोनों हमेशा साथ आएंगे या साथ नहीं आ सकते? मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड तो आएगा, इंटरिम किसी किसी सवाल में आएगा।
और जब आएगा तो दोनों होंगे। हाँ, अगर दोनों होंगे दोनों लिख देंगे, इंटरिम नहीं आएगा तो नहीं लिखना इंटरिम, ठीक है ना। अच्छा, दोनों ही माइनस किससे होंगे, रिटेन अर्निंग से माइनस होंगे। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, जब भी नॉन करंट एसेट को हम रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हम नॉन करंट एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। देखो अकाउंटिंग के अंदर ना दो मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल कौन सा है, डेप्रिसिएशन वाला। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे चलते हो ना तो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर आप अपनी एसेट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आपने जितने का खरीदा उतने का ही रखना पड़ेगा, और हर साल ओवरऑल आप थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट करते रहोगे। जैसे कॉस्ट मॉडल, इसमें प्रॉफिट सिर्फ जब रिकॉर्ड होगा जब एसेट को बेचोगे। और दूसरा होता है रीवैल्यूएशन मॉडल, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाते हो तो आप हर साल अपने अपने एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हो, देखते हो लास्ट ईयर कितनी वैल्यू थी अब कितनी वैल्यू, जितना डिफरेंस आएगा वो, अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन शो करेंगे, और कम हो गया तो लॉस। तो रिवैल्यूएशन जितनी भी होती है ना, रिवैल्यूएशन को अपनी इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते। अगर रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई प्रॉफिट हो रहा है उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते, वजह क्या है, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व है। इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे तो प्रॉफिट ये क्या, ये खर्च कर सकते हैं हम। मेरे पास एक घर है, अगर मैंने 50 लाख का घर लिया था आज से 20 साल पहले और आज वो 5 करोड़ का है, तो मैं क्या सब बोलूंगा 4.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, चलो यार खर्च करते हैं, कैसे करूँ, बिका थोड़ी है, हाथ में पैसे थोड़ी है। तो इस वजह से जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं डाला जाता। क्यों, कि इनकम स्टेटमेंट डालेंगे तो वो शेयर होल्डर डिविडेंड मांगेंगे, बोलेंगे भाई इतना प्रॉफिट हुआ है तो लाओ डिविडेंड दो। वो प्रॉफिट तो हुआ वो नहीं प्रॉफिट है। हुआ नहीं, अच्छा एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ। ये अनरियलाइज प्रॉफिट एक तरह से ऐसा प्रॉफिट है जो हमें लग रहा है कि हुआ है लेकिन हाथ में पैसे नहीं आए, तो इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं। इस प्रॉफिट को डायरेक्ट हम अपनी इक्विटी में ऐड कर देते हैं। हमारा ठीक है, हो गया, हमारी वेल्थ तो बढ़ गई लेकिन वो हमारे हाथ में कैश में नहीं है, तो इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिजर्व विच कैन बी स्पेंट। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में फर्क क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, वो कैश कैपिटल में। रिजर्व के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन पाबंदी हैं, इनको कहीं भी खर्च नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जहां खर्च हो सकता है ये, मतलब आप शेयर इशू कर सकते हो उन पैसों से, अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे सकते हो, बोलोगे अच्छा ठीक है हम आपको कैश नहीं दे सकते लेकिन हमें इतना प्रॉफिट हुआ है ये रिवैल्यूएशन की वजह से, हम इसकी जगह आप लोगों को फ्री में शेयर दे रहे हैं। ये समझ में आती बात कि शेयर्स में कैश नहीं जाएगा ना कंपनी के पास से, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो इस्तेमाल कर लेंगे और शेयर इशू कर देंगे उससे, ठीक है, कैश नहीं निकलेगा। इसी तरह से जो है राइट इशू, राइट इशू क्या होता है, राइट इशू का मतलब होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है ना उन सबको बोलते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अब मेरी कंपनी है, कंपनी में जो है ना कहते हैं मेरे 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा भाई, अब सब ने जो है कहते हैं 5-5 रुपए इन्वेस्ट किए हुए, तो 50 लाख रुपए टोटल कंपनी में हो गया इन्वेस्टमेंट। अब मुझे 10 लाख की और ज़रूरत पड़ी तो मैं बाहर शेयर बेचने जाऊंगा, ये गलत है। रूल ये कंपनी कंपनी लॉ का कि भाई आपको पहली प्रायोरिटी उनको देनी है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। कॉमन सेंस की बात है ना, अगर तुम बंदे मिलकर एक बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, चौथा बंदा लोगे या पहले तीनों में से पूछ लो कोई लगाना चाह रहा है पैसे, उन तीनों से पूछ लेंगे ना, ताकि कोई अगर उनमें से ही कोई लगा देता है पैसे, या तीनों बराबर ही है, मगर 10 लाख रुपए और लगाने, 3-3 लाख 3.5 लाख लगा देते हैं तीनों, तो ताकि तीसरा बाहर का बंदा लाए ना। इसलिए राइट इशू क्या होता है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको एक ऑप्शन देते हैं कि भाई हमें जो है ना 10 लाख रुपए की और शेयर की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है, 50 लाख के ऑलरेडी शेयर हैं, 10 लाख के और शेयर इशू करने हैं एडिशनल। इसका मतलब ये है कि 1 for 5 हो जाएगा, 1 for 5, जिसके पास भी 5 शेयर हैं वो एक शेयर और खरीद सकता है अगर चाहे तो, इन्वेस्ट और करना चाहे तो। सबको राइट इशू दे देंगे। राइट इशू क्या होता है, हर शेयर होल्डर के घर पे एक पेपर आया था, लेटर आया था, उसमें राइट होता है उसका कि वो चाहे तो ये जिसके जितने शेयर है ना उसके 1 for 5 और ले सकता है। अब अगर किसी बंदे के पास 1000 शेयर होंगे तो वो 200 शेयर्स और ले सकता है। अच्छा, अगर उसको खुद नहीं खरीदने तो उसके हाथ में राइट है, अब वो राइट किसी को भी दे दे वो खरीद ले, ठीक है ना, फेयर करने के लिए उसको दे देते हैं राइट, भेज देते हैं उसके घर, कहते हैं भाई आप या तो खुद खरीद लो, या आपको नहीं खरीदना, आप जिसको राइट दोगे वो बंदा खरीद सकता है, हम अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे रहे कि नाइंसाफी ना हो। मतलब वो आप किसी को फॉरवर्ड कर दो फॉरवर्ड वो कर दो, खरीद वो ले। राइट भी बिक जाता है। कि मिसाल के तौर पे कंपनी का जो शेयर है मार्केट में चल रहा है 20 रुपए का, और आपकी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोल रही है आप लोग हम 15 में दे रहे हैं, तो उसका मतलब 5 रुपए का वो राइट हो गया ना। जो बंदा वो राइट लेके जाएगा उसको 15 में शेयर मिलेगा, तो क्या होता है वो 3-3.5-4 रुपए का वो राइट बिक जाता है। अगर आपको किसी और को देगा, हाँ जिसने खरीदा होगा तो वो बोलेगा मुझे 15 में शेयर मिल रहा है, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लेगा ना, वो बंदा बोलेगा यार कि देखो मार्केट में शेयर 20 रुपए का मिल रहा है, मैं तुम्हारा राइट लेके जाऊंगा तो मुझे 15 का मिलेगा, तो अगर मैं 5 रुपये तुम्हें दे दूँ तो मुझे क्या फ़ायदा हो, उससे बेहतर मैं मार्केट से ही ना ले लूँ। तो थोड़ा सा उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, वो कहेगा भाई ठीक है यार देखो मेरे से राइट से 15 का मिल रहा है, 3.5 रुपये मुझे दे दो राइट के,
तो 18.5 का आपको पड़ जाएगा शेयर, या 19 का पड़ जाएगा, जितने में भी डील हो जाए। तो वो जिसको लेने होंगे शेयर वो तो कहेगा ठीक है यार 20 के 19 भी हमें मिल रहा है तो क्या बुरा है, ले लेता हूँ, लेना ही है ना। ठीक है ना। ये जनरली ये बेसिकली राइट इशू का मतलब क्या होता है, राइट इशू की डेफिनेशन क्या है, राइट इशू इज द इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, राइट इशू क्या होता है, राइट इशू और बोनस इशू के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर शायद लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ। राइट इशू क्या होता है आप लोग लिख लो, राइट इशू इज द इशू ऑफ शेयर्स to the existing shareholders. Right issue. It is the issue of shares. Issue of shares to the existing shareholders. ठीक है, in proportion to their shareholdings. ठीक है, फिर है बोनस इशू। बोनस इशू ये क्या है, इट इज द इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स to the existing shareholders free of cost. Existing shareholders free of cost. ठीक है, in proportion to their share holdings. ठीक है, ये बोनस इशू का, बोनस शेयर, बोनस इशू जो होता है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट इशू इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, राइट इशू में पैसे से मिलता है, हमने शेयर होल्डर्स को ही दे रहे होते हैं, पैसों से देते हैं, कभी कभार थोड़े कम पैसों में देते हैं, मार्केट रेट थोड़ा सस्ता देते हैं, लेकिन पैसों से देते हैं। फिर भी बोनस में तो फ्री में ही दे देते हैं, ऐसे शेयर फ्री में दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। इसका रीजन ये करने बोनस शेयर्स का बेसिकली रीजन ये होता है, दो वजूहत होती है बोनस शेयर्स की। एक वजह तो ये होती है कि भाई कभी कभार डिविडेंड देने के लिए नहीं होता कंपनी के पास, तो कंपनी कहती है डिविडेंड से अच्छा है हम इनको शेयर्स दे के खुश कर लेते हैं। डिविडेंड में क्या पैसे जाएंगे, शेयर देने में पैसे नहीं जाएंगे ना, कंपनी ने सबको शेयर दे दिए, अब जिसको डिविडेंड की पैसों की जरूरत है वो कुछ शेयर मार्केट में बेच के ले ले पैसे। ठीक है, कंपनी की जेब से पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है कि कभी कभार ना कुछ कंपनीज की जो है ना शेयर प्राइस बहुत बढ़ गई होती है, शेयर प्राइस को नीचे लाने के लिए बोनस इशू किया जाता है। क्योंकि देखो यार शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना अगर, तो मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि यार एक आपके पास जो है ना अगर 5,000 का नोट होगा तो वो खुला लेना बड़ा मुश्किल होता है उसका, आपके पास 100 वाले नोट होते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है ना, और 2000 स्क्वायर यार्ड 2000 गज का है, तो मैं बेचने जाऊँगा, मुझे इतना बड़ा कस्टमर बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर PCHS में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर मुझे 2000 गज का मेरे पास प्लॉट हो तो मुझे इसके बायर्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अगर मैं 2000 गज के जो है 500-500 के 4 टुकड़े कर दूँ तो बेचना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए लोग करते यही हैं, 2000 गज के जितने भी प्लॉट हैं इस इलाके में सबके 500-500 गज के 4 टुकड़े हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक 2000 गज का प्लॉट मिसाल के तौर पर, वैसे तो प्राइस एक्चुअल बहुत ज़्यादा होगी इससे, अगर मैं कहता हूँ 2000 गज के प्लॉट की अगर 10 करोड़ रुपये प्राइस है तो 500 गज के जो है ना 2.5 करोड़ नहीं होंगे, कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, 3.5 3.25 मिल जाएंगे, तो ओवरऑल फायदा हो जाएगा ना। बड़ी चीज़ बेचना मुश्किल होती है, तो इसीलिए शेयर्स में भी अगर कुछ कंपनीज के शेयर्स बहुत महंगे हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसको फिर बोनस इशू कर देते हैं। अगर मेरा एक शेयर जो है ना क्या कहते हैं 100 रुपये का है, जब मैं बोनस इशू करूँगा 100% बोनस इशू कर दूँ अगर, तो जिसके बाद एक शेयर है उसको एक शेयर और फ्री में मिलेगा, तो उसूलन मेरे शेयर की प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, 50 हो जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने ऐसे ही फ्री में दी है ना। कंपनी की वर्थ तो उतनी है, कंपनी की अगर 100 रुपये का एक शेयर था और हर बंदे के पास एक की जगह 2 शेयर हो गए तो हर एक शेयर का 50 वैल्यू हो जानी चाहिए। भाई कंपनी की शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है, कंपनी के पास टोटल वेल्थ कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी की जो टोटल वेल्थ है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो एक शेयर होल्डर की प्राइस आ जाएगी, एक शेयर की प्राइस आ जाएगी। अब अगर कंपनी की वेल्थ तो उतनी ही है, पहले जितनी भी समझो कि 2000 थी कंपनी की वेल्थ, ठीक है, और 20 शेयर होल्डर थे, तो एक शेयर प्राइस कितनी बन रही थी, 100 रुपये। अब 20 की बजाय 40 शेयर हो गए, हर बंदे को फ्री में एक एक दे दिया शेयर और,
तो कंपनी की वेल्थ बननी चाहिए 50, लेकिन ये 50 नहीं होती, 55 होती है, 56 होती है, 58 होती है, 60 भी होती है। तो बोनस शेयर करने से ये भी फायदा हो जाता है, ये जो इवेंचुअली शेयर होल्डर। सर बोनस इशू वाले शेयर होल्डर्स मार्केट में बेच है। हाँ, अब हम जरा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो यानी कि जब राइट इशू होता है, राइट इशू में क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है क्योंकि और लोग खरीदते हैं हमारा शेयर्स। अच्छा, साथ ही साथ कभी कभार शेयर प्रीमियम भी बढ़ जाता है। शेयर प्रीमियम क्या चीज़ है? शेयर प्रीमियम इज बेसिकली द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स बेचते हैं और अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू से महंगा बेचें तो वो क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। अगर हमारे जो कंपनी की शेयर प्राइस होती है ना, जो कंपनी पहली दफ़ा शेयर इशू करती है अपनी ओरिजिनल प्राइस पे करती है, 10-10 रुपये का, लेट से पाकिस्तान में ज़्यादातर शेयर 10 रुपये के हैं, ठीक है ना। 10 रुपये का कंपनी ने एक शेयर इशू किया, अब मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 12 रुपये या 15 रुपये चल रही है, तो कंपनी जब सेकंड टाइम शेयर इशू करने की लगेगी तो कंपनी पागल है 10 में करे। 12 वो तो बोलेंगे जब मार्केट रेट 15 चल रहा है, चलो हम 14 में कर देते हैं, 13 में कर देते हैं, 10 में क्यों करें। तो अगर उन्होंने 13 में किया तो 3 रुपये का जो प्रॉफिट है ये क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। जो शेयर प्राइस मतलब शेयर इशू करेंगे उस पर लिखा हुआ 10 रुपये ही होगा, लेकिन बेच रहे कितने में, 13 में। फेस वैल्यू उसकी वही होगी 10 रुपये ही, लेकिन बेच रहे 13 में, इसका मतलब 3 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहलाता है शेयर प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, ये शेयर प्रीमियम कहाँ काम आता है पता है? ये शेयर प्रीमियम काम आता है बोनस इशू करने के लिए। जब कंपनी को बोनस इशू करने होते हैं ना शेयर्स के, जब बोनस इशू करने होते हैं तो कंपनी क्या करेगी, बोनस इशू के लिए पैसे कहाँ से लेंगे, शेयर होल्डर से तो ले नहीं रहे, फ्री में दे रहे हैं। तो बोनस इशू के लिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करती है। अगर शेयर प्रीमियम ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर जनरल रिजर्व पे फिर जाते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व पे, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व को इस्तेमाल कर, रीवैल्यूएशन रिजर्व को और कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, शेयर इशू करने के लिए। अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करते हैं, जनरल रिजर्व, वो भी ख़त्म हो जाए तो फिर रिटेन प्रॉफिट। मतलब ये जो ना सीक्वेंस है, मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ, एक सेकेंड, यूजिंग रिजर्व फॉर बोनस इशू। ज़रूरी तो नहीं होता, मर्जी है। सबसे पहला ऑर्डर क्या, सबसे पहली प्रायोरिटी शेयर प्रीमियम की, दूसरे नंबर पे रीवैल्यूएशन रिजर्व, तीसरी प्रायोरिटी जो है वो क्या है, जनरल रिजर्व, और चौथी प्रायोरिटी जो है वो क्या है, चौथी प्रायोरिटी रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट। अच्छा देखो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि बोनस इशू के लिए पहले क्या इस्तेमाल किया जाए, कैपिटल रिजर्व, फिर उसके बाद क्या किया जाए, रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व के अंदर मतलब पहले शेयर प्रीमियम यूज़ करना है, पहले रिवेशन रिजर्व, इस बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि एग्जामिनर ने एक आध मरतबा क्वेश्चन में ये किया है कि पहले रिवेशन रिजर्व को यूज़ कर लिया और पहले किसी क्वेश्चन में पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ कर लिया। तो ये ज़रा एग्जामिनर की साइड से बात क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हम लोग रिकमेंड बच्चों को यही करते हैं कि पहले आप शेयर प्रीमियम यूज़ करो, क्योंकि पहले हम सालों साल से देखते आ रहे थे कि शेयर प्रीमियम ही इस्तेमाल होता था। अभी अचानक से किसी एक आध क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये किया कि पहले रिवेशन रिजर्व यूज़ कर लिया। तो मतलब वैसे कोई इतना इशू भी नहीं है, क्योंकि देखो कैपिटल रिजर्व पहले इस्तेमाल करने का रूल है। अब कैपिटल रिजर्व में आप कोई भी यूज़ करो, लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि पहले आपने शेयर प्रीमियम फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ करना है। इसी तरह से उसमें भी है, रेवेन्यू रिजर्व में भी पहले कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर पहले जनरल रिजर्व यूज़ करते हैं। रिटेन अर्निंग ऐसी चीज़ है जिसको सबसे आखिर में हम छेड़ते हैं। रीज़न क्या है, रिटेन अर्निंग जो है ना वो डिविडेंड देने के लिए काम आती है, वो प्योरली हमारा वो है, क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं ना, रेवेन्यू रिजर्व को कहते हैं फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ रिजर्व। फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ये वो रिजर्व हैं जो कि कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनके ऊपर पाबंदियां नहीं हैं, तो इनको बचा के रखना चाहिए, इनको सबसे आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं ना। पहले वो इस्तेमाल करो जो फ्लेक्सिबल ना हो, क्योंकि वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो उनको पहले यूटिलाइज करना चाहिए आपको, ठीक है ना। जब आप दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार की कोशिश क्या होती है, कौन सा माल आपको बेचे पहले, जो नहीं बिकता या जो रह गया है, जो उसके बाद काफ़ी टाइम से कोई कस्टमर ले नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप बोलोगे मुझे ये चाहिए तो वही देगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, आप जनरली जाते हो किसी दुकानदार के पास और कह देते हो कि भाई मुझे जो है ना कहते हैं कोई चीज़ चाहिए, सोप चाहिए,
आपने नाम नहीं लिया कौन सा चाहिए, तो वो कौन सा देगा, या तो वो देगा जिसमें सबसे ज्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन हो, या फिर वो देगा कि जो उसने खरीद के रख लिया इन्वेंट्री में लेकिन अब कोई ले नहीं रहा है, तो उसको फारिग करना है, तो देखेगा भाई इस बंदे ने तो कोई कुछ बोला नहीं है कि मुझे यह वाला ही चाहिए, उसको कोई भी दे दूं मैं, तो गलत भी नहीं होगा। कल को आप बोलोगे यार वो क्यों दिया, बोला आपने बोला थोड़ी था कौन सा चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो यही करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें सबसे पहले किसको यूज करना चाहिए, जो फ्लेक्सिबल फॉर्म हो उसको बचाना चाहिए, और जो नॉन फ्लेक्सिबल हो उसको पहले यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं। अब एक काम करते हैं, अच्छा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कौन से आएंगे इसमें, नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल नहीं आ सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, वो इक्विटी का पार्ट ही नहीं होते, वो तो इस हेडिंग में ही नहीं आएंगे, मतलब इस फॉर्मेट में ही नहीं आएंगे, इनकम स्टेटमेंट में वो तो जाएगा, वो तो अलग से लोन है एक तरह से वो, ठीक है। तो अब ये इसका फॉर्मेट है। और अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे ना, बैलेंस शीट पूरी सेम है, बैलेंस शीट कुछ भी फर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि बैलेंस शीट के अंदर जो वो है ना, जो कैपिटल वाला पोर्शन है, देखो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में भी यही फर्क था ना, कि कैपिटल वाला जो पोर्शन था उसमें ओपनिंग कैपिटल एट नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग आता था, पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बैलेंसेस। अब कंपनी में क्या होगा, इक्विटी एंड रिजर्व, कंपनी में हेडिंग का नाम चेंज हो जाएगा, कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा, इक्विटी एंड रिजर्व। इसमें यही सारी चीजें हैं, ये जो चीजें ऊपर आई थी ना हेडिंग में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ये सारी चीजें आ जाएंगी और इन सब का बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये जो हमने निकाला ना बैलेंस शीट, कितनी चीजें हैं ये, 6, 1 2 3 4 5 6, यही 6 चीजें आएंगी, 1 2 3 4 5 6 चीजें, और सबका क्या आएगा, बैलेंस सीडी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, सबका क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जरा पहला क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन करते हैं, बुक में क्वेश्चन हैं इसके। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। अच्छा भाई, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंपनी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इज 1 लाख, ऑर्डिनरी शेयर, सब कुछ दिया हुआ। एक काम करो, सबसे पहले तो है ना एक फॉर्मेट बना लो उसका, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, ठीक है। फॉर्मेट में 6 चीजें हेडिंग में लिख दो, कौन कौन सी हैं देखो, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, क्या नहीं है इसमें, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व का ही बना दो, शायद कोई एंट्री आ जाए, रीवैल्यूएशन की कोई एंट्री तो नहीं है, जरा देख लो एहतियातन, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं हो, नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व जरूरी तो नहीं ना हर बिजनेस के अंदर हो ही, हर बिजनेस ने रिवैल्यू किया हुआ ही अपने एसेट्स को, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी नहीं है और कोई एंट्री ट्रांजैक्शन में भी नहीं है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व छोड़ के बाकी 5 चीजें जरा आप लोग जल्दी से हेड ये कॉलम बना रहे हैं इसके। बुक में देखो, बुक है रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स इज अ बेटर नेम, ज़्यादातर रिटेन अर्निंग लिखा जाता है। अच्छा भाई, कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनाने हैं हमें। ओके जी, स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन से, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आएगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स का है 2 लाख, उसके बाद नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 150,000, देन शेयर प्रीमियम 10,000,
देन जनरल रिजर्व 20,000, देन रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड प्रॉफिट कितना है 50,000। इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 4,30,000, 4,30,000। कितना हो गया 430,000। अच्छा भाई, अब ऐड करेंगे सबसे पहले तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे, कितना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,00,000 है। रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, टोटल में भी ऐड हो जाएगा, बाकी सब में डैश डाल दो, ये कुछ लिखो ही नहीं, मसला नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट एंट्री क्या है, उसके बाद ट्रांजैक्शन देखते हैं नीचे। ट्रांसफर 25,000 टू द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ठीक है। पहली एंट्री ये बता रहा है रिजर्व, यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने की जरूरत नहीं थी, पर प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना था। जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है देखो 25,000, तो रिटेन अर्निंग्स में से माइनस हो जाएगा ये, और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद है राइट इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 0.20 ईच। राइट इशू किया हमने, तो राइट इशू में क्या होगा, एक कितने राइट इशू किए हैं, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स के राइट इशू किए हैं। यहाँ लिखेंगे हम इशू ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितना बढ़ जाएगा 20,000 बढ़ जाएगा, और शेयर प्रीमियम में कितना बढ़ जाएगा 20, कितने का राइट वो है, प्रॉफिट है प्रीमियम है 0.20 का। तो अगर मैं 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.20 कर दूं तो ये आ जाएगा 4,000। 4,000 का हमने प्रॉफिट कमाया है, यानी कि ये 4,000 शेयर प्रीमियम आएगा, टोटल 24,000, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, राइट इशू ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 0.2। $1 की ओरिजिनल वैल्यू थी और प्रीमियम कितने का 0.2 का है, 0.2 जो है वो चला जाएगा शेयर प्रीमियम में, और ओरिजिनल 20,000 का। फिर बोनस इशू ऑफ 1 for 5 शेयर वॉज मेड, बोनस इशू टोटल में 24,000 लिखेंगे एडेड वैल्यू, टोटल में हम सिर्फ उस लाइन की उस लाइन का टोटल लिखेंगे, उस लाइन का। बोनस इशू है, बोनस इशू है 1 for 5। कैसे निकालेंगे बोनस इशू, देखो 2 लाख के शेयर्स पहले से थे, 20,000 के और आ गए, 2,20,000 के शेयर्स हो गए, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 220 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये तकरीबन 44 44,000 के शेयर हो जाएंगे। 44,000 के हम कर रहे हैं बोनस इशू। बोनस इशू में मैंने आपको बताया कि भाई देखो, शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स तो बढ़ेंगे 44,000 के, लेकिन इसको हम यूटिलाइज सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, इसके लिए शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम में कितना बचा हुआ है 10,000 और 4,000 कितना है 14,000 तो शेयर प्रीमियम से निकाल लिया हमने। अब और कितने चाहिए हमें, 30,000 और निकालने हैं। 30,000 कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो है नहीं यहाँ पर, तो जनरल रिजर्व से निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 40 0 हो जाएगा, टोटल में 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या हुआ है कि बोनस इशू हुआ है ना, कुछ पैसा आया तो नहीं, इक्विटी बढ़ी तो नहीं हमारी, बस हमने क्या किया, रिजर्व में से निकाल के शेयर इशू कर दिए, रिजर्व को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। अब ये कंक्रीट हो गया, हमेशा के लिए ये पैसे हमारे पास रह गए, रिजर्व में होते तो आगे जाके कहीं खर्च हो जाते, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमेशा के लिए हमारे पास प्रिजर्व होगा, अब ये इक्विटी में शामिल हो गए, ठीक है। इसके बाद है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.30 एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.70 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड में आ जाएगा इंटरिम और फाइनल। इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना है 0.30 का है, और फाइनल डिविडेंड 0.70 का, तो पर शेयर वाज पेड। अच्छा, ये ज़रा थोड़ी सी है ना, एक मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में 0.30 0.70 बहुत ज़्यादा है,
मतलब ये मतलब और $1 का शेयर है तो $1 का ही डिविडेंड नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, 0.03 है और 0.07 है, ठीक है। इसको ज़रा सही कर लेना। तो इंटरिम डिविडेंड जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 200,000 के शेयर्स कितने के हमारे, 2,20,000 कितने के हो गए, 2 लाख के पहले से थे, 20,000 के और आए, कितने हो गए, 220 के होगा, अच्छा 44,000 के और आ गए, 264,000 के शेयर्स हो गए। इन सबको इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा 0.03 का, और 264,000 इन सबको फाइनल डिविडेंड मिलेगा 0.07 का। उससे फर्क नहीं, वो डिविडेंड मर्जी, फाइनल डिविडेंड हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना आ रहा है, सही है। और 264,000,18480, ये हो जाएगा आपका इंटरिम डिविडेंड है 7920, माइनस होगा रिटेन प्रॉफिट से 18480, ठीक है। ये दोनों डिविडेंड हो गए आपके, इंटरिम हो गया एक फाइनल डिविडेंड हो गया। इसके अलावा क्या बोला हुआ है, ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड, ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज पेड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो कितना है, 10% है। 150,000 का 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 हो जाएगा ये प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब टोटल करेंगे, ठीक है। अब ये सारे जो है ना हम टोटल करेंगे तो बैलेंस सीडी सबका आ जाएगा, बैलेंस सीडी। ये तो 264,000 हो गया, 150,000 इसमें कोई अच्छा शेयर प्रेफरेंस शेयर में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर 10 ये पूरा ज़ीरो हो गया शेयर प्रीमियम, 20 + 25 कितना हो गया, 55 - 30, 20 + 25 45 - 30, 15,000 हो गया ये। और ज़रा रिटेन प्रॉफिट निकाल लो, कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 83600, कितना बन रहा है ये, 50 + 264 + 150 + 15 + 512600, ये वर्टिकली भी टोटल करेंगे तो यही बनना चाहिए, ये लास्ट वाला कॉलम। जरा एक मतलब दोनों साइड से टोटल करके देख लो, सेम आनी चाहिए वैल्यू। यूं और यूं, जैसे मैंने यूँ हॉरिजॉन्टली टोटल किया तो 512,600 आया, वर्टिकली भी ऐसे ही आना चाहिए। 512,600 यूं आ रहा है, यूं क्या है, दोनों तरीकों से सेम ही आ रहा है, कर लिया मैंने, ठीक है। डबल अंडरलाइन कर देंगे इसको आखिरी वाले को, ये बराबर हो गया। ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब जो है इसके बाद क्या करेंगे, अब जो बैलेंस शीट में क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो शेयर क्या बैलेंस शीट में क्या होगा, इक्विटी एंड रिजर्व, वो तो सेम कैरी डाउन बस कॉपी कर देंगे। इक्विटी एंड रिजर्व। इक्विटी एंड रिजर्व के अंदर बस सिंपली हमें क्या करना होगा, बैलेंस कैरी डाउन सारे लिख देंगे। क्या क्या है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर प्रीमियम,
उसके बाद जो नहीं हो वो लिखना जरूरी है, नहीं ना वो तो नहीं, जो नहीं है उसको नहीं लिखना। अच्छा, शेयर प्रीमियम को नहीं लिखेंगे, सही बोल रहे हो। जब प्रेफरेंस शेयर भी था वो मैंने मिस किया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आएगा जनरल रिजर्व। शेयर प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि है ही नहीं ना। और रिटेन प्रॉफिट, जिस तरह रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था तो वो भी नहीं लिखा था ना। ये हो जाएगा आपका 264,000, 150,000, फिर 15,000 और 83,600। हो जाएगा 512,666 टोटल। ठीक है।